हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी कॉम्पिटिटिव स्टडी। आज हम कंटिन्यू करेंगे ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पार्ट टू एंड पार्ट वन को आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो सारे प्रश्न हैं 30 क्वेश्चंस आप उन्हें लगा सकते हैं अच्छे से। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट कॉज द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, जो कोरियोलिस फोर्स है किस कारण से एक तरीके से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वायुदाब में अंतर के कारण। ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी का झुकाव। ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी का घूर्णन। और ऑप्शन नंबर डी है समुद्र की लवणता। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपके जो प्रश्न हैं वो आप कितने सही कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, मेरे अनुसार इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखिए, जो कोरियोलिस फोर्स है, जो कोरियोलिस फोर्स का जो मुख्य कारण है वो है पृथ्वी का रोटेशन। ठीक है, पृथ्वी का जो रोटेशन है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है, आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए जो मूविंग एयर है और ओशन करंट है वो क्या हो जाते हैं, अपने रास्ते से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जो नदर्न हेमिस्फीयर में है जो डिफ्लेक्शन है वो राइट में हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या है, अर्थ रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे हम टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं, जनरली मूव इन विच डायरेक्शन। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात नहीं कर रहा है, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा है जिसे हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। सामान्यतः किस दिशा में गति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट टू वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी है साउथ टू नॉर्थ। ऑप्शन नंबर सी है वेस्ट टू ईस्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉर्थ टू साउथ। देखिए, इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आ गया है, जो इसका जो डायरेक्शन है। ठीक है, ये जनरली विच डायरेक्शन, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ओरोग्राफिक रेनफॉल इज मेनली कॉज बाय। जो पर्वतीय वर्षा है मुख्यतः किसके कारण होती है। ए ऑप्शन है समुद्री लहरों के कारण। बी ऑप्शन है पर्वतों से टकराती हवा के ऊपर उठने से। एंड सी ऑप्शन है रेगिस्तान की गर्म हवा से। एंड डी ऑप्शन है आपका ध्रुवीय बर्फ से, या जो पोलर आइस मेल्टिंग होती है। ठीक है, तो 33 का जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, कैसे होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होती क्या है ना। देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, पर्वतों से टकराती हवा के ऊपर उठने से, ठीक है, क्या होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। देखिए, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती क्या है, जब जो मॉइस्ट एयर है किसी माउंटेन, ठीक है, ये आप कोई माउंटेन है, किसी माउंटेन या किसी बैरियर से टकराती है, माउंटेन लगा लीजिए या कुछ भी। ठीक है, किसी बैरियर से टकराती है, वो भी मॉइस्ट एयर। ठीक है, जो जैसे ये टकराती है तो क्या होती है, तो उसे
ऊपर एक तरीके से जैसे ही टकराती है उसे क्या होता है, ऊपर उठना पड़ता है, क्योंकि ये आगे आपका क्या आ गया, बैरियर आ गया। ठीक है, ऊपर जाने पर एयर क्या हो जाती है, एक्सपैंड होकर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिससे कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34। एट व्हाट एल्टीट्यूड एट व्हाट एल्टीट्यूड आर cirrus cloud generally found? ठीक है, प्रश्न नंबर 34 है, जो पक्षाप मेघ हैं, जो बादल हैं सिरस टाइप के, जिन्हें हम पक्षाप कहते हैं हिंदी में, ये सामान्यतः किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है 1000 से 2000, बी ऑप्शन है 2000 से 4000, सी ऑप्शन है 4000 से 6000 एंड डी ऑप्शन है 8000 से 12000। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, सीरस क्या है, सब सीरस की एक्सप्लेनेशन मैं अभी दूंगी, पहले इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है डी, 8000 से 12000 मीटर। ठीक है, देखिए जो सीरस क्लाउड होते हैं, देखिए आप आसमान में कई प्रकार के बादल देखते हैं, ठीक है, उसमें से एक क्लाउड आपको सीरस दिखेगा। सीरस क्लाउड ये हाई लेवल के क्लाउड होते हैं और सामान्यतः लगभग ये 6000 से 13000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे कितना है, 8000 से 12000 मीटर, तो ये सुटेबल लग रहा है। ये बहुत जो सीरस क्लाउड होते हैं बहुत पतले, बहुत हल्के आपको दिखेंगे, फेदर जो पैटर्न दिखेगा आपको। ठीक है, ये सीरस क्लाउड की पहचान है। ओके, तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ड्राई क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लासिफिकेशन? कोपेन के वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक शुष्क जलवायु है? ठीक है, कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है उससे इसी प्रकार के या तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, या इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, उनके जो लेटर हैं, लेटर बेस। ये किसकी बात कर रहा है, ड्राई क्लाइमेट की बात कर रहा है, प्रश्न ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है BWH, हॉट डेजर्ट। ठीक है, देखिए जो कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में बी जो ग्रुप है, उसका मतलब है कि ड्राई क्लाइमेट, इसके अंतर्गत क्या आता है, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, जिसे हम BWH से दिखाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। जल्दी से अपने आंसर को मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस है? नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑक्सीजन होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। क्वेश्चन नंबर 37 है द थर्मोक्लाइन इज अ लेयर इन द ओशन वेयर? थर्मोक्लाइन महासागर की वह परत होती है जहां ए ऑप्शन है तापमान गहराई के साथ बढ़ता है,
बी ऑप्शन है सैलिनिटी रिमेन कांस्टेंट, लवणता स्थिर रहती है। सी ऑप्शन है टेम्परेचर डिक्रीज रैपिडली विद डेप्थ, ठीक है, तापमान तेजी से गहराई के साथ घटता है। और डी ऑप्शन है प्रेशर रिमेन अनचेंज, दबाव अपरिवर्तित रहता है। देखिए थर्मोक्लाइन के बारे में पूछ रहा है, ये ओशनोग्राफी का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। थर्मोक्लाइन लेयर क्या है, ओशन में पाई जाती है। ओके, तो 37 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए सी ऑप्शन, टेम्परेचर डिक्रीज रैपिडली विद डेप्थ, तापमान तेजी से गहराई के साथ क्या होता है, घटने लगता है थर्मोक्लाइन परत से। थर्मोक्लाइन जो ओशन की वो लेयर है जहां डेप्थ बढ़ने के साथ टेम्परेचर तेजी से डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि जो सरफेस वाटर है वो क्या है, रिलेटिवली वार्म होता है, जबकि जो नीचे जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, तेजी से गिरता है। और यही रैपिड टेम्परेचर चेंज को हम जो जोन है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन जोन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच सी हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी, किस समुद्र की लवणता सबसे अधिक है। ये ओशनोग्राफी का गेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अपना आंसर बताइए कि विच सी हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी। ए ऑप्शन है रेड सी, बी ऑप्शन है बाल्टिक सी ऑप्शन है अरेबियन सी एंड डी ऑप्शन है ब्लैक सी। इसका आंसर तो यहीं पर दिया गया है, ठीक है। तो आपके तो हो गए मजे, ठीक है। तो जो रेड सी है उसकी जो सैलिनिटी है वो है सबसे अधिक। दिए गए ऑप्शन में क्या है, रेड सी की जो सैलिनिटी है वो सबसे अधिक है। इसका कारण क्या है, वहाँ पे हाई इवेपोरेशन है, हाई टेम्परेचर है और लिमिटेड जो फ्रेश वाटर का क्या है इनपुट कम है, ठीक है। जो लिमिटेड लिमिटेड क्या है, फ्रेश वाटर इनपुट, इसलिए जो रेड सी को क्या कहते हैं, कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं हाई सैलिनिटी वाला सी माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ठीक है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेनिटी, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लवणता के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं है से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बाय मिस्टेकली जो आपको आता है वो भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को देखना है, नहीं नॉट अफेक्ट की बात कर रहा है, लवणता के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। क्या ए ऑप्शन है टेम्परेचर, बी ऑप्शन है विंड डायरेक्शन, सी ऑप्शन है ओशन डेप्थ एंड डी ऑप्शन है ओशन करंट, ठीक है। देखिए जो इसका राइट आंसर होने वाला है नहीं, कौन सा करता है, टेम्परेचर करता है, बिल्कुल करता है। विंड डायरेक्शन करता है, हाँ जी करता है। ओशन की डेप्थ कम है, ठीक है, इसमें ओशन करंट करता है, बिल्कुल करता है। तो जो सी ऑप्शन ऑप्शन को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सेम प्रश्न रिपीट हो, थोड़ा सा चेंजेस आपको हर क्वेश्चंस में दिखाई देंगे। तो जो ओशन डेप्थ है वो इस प्रश्न के अनुसार थोड़ा सा कम रिलायबल है, ओके। देखिए जो ओशन सैलिनिटी के मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, ठीक है, वो है आपका एक तो इवेपोरेशन, एक हो गया इवेपोरेशन, ओशन सैलिनिटी के लिए इवेपोरेशन हो गया। दूसरा हो गया आपका प्रेसिपिटेशन हो गया, फ्रेश वाटर का इनफ्लो हो गया। थर्ड हो गया आइस मेल्टिंग,
नेक्स्ट फ्रीजिंग, ओशन करंट, ये भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स को आप ध्यान में रखिए। प्रश्न देखिए किस प्रकार से बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करंट। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म महासागरीय धारा है। ए ऑप्शन है लैब्राडोर करंट, बी ऑप्शन है कनारी करंट, सी ऑप्शन है क्यूरोशियो करंट एंड डी ऑप्शन है ओवाशियो करंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। वार्म ओशन करंट की बात कर रहा है। क्या लैब्राडोर वार्म है? नहीं। कैनारी, क्या है कैनारी करंट? इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ये होने वाला है क्यूरोसियो करंट। कनारी भी कोल्ड है, ओवाशियो करंट भी कोल्ड है, ठीक है। ये क्या है? वार्म करंट। ये क्या है? कोल्ड। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, इसका ऑप्शन आपको नहीं दिखाना है, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, इसे रिमूव करना पड़ेगा पहले मुझे। ठीक है, व्हेन डज अ स्प्रिंग टाइड अकर्स। देखिए स्प्रिंग टाइड की बात कर रहा है, टाइड से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्प्रिंग टाइड किस स्थिति में उत्पन्न होते हैं? जब सूर्य पृथ्वी, ए ऑप्शन है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, बी ऑप्शन है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के लंबवत कोण पर होते हैं, एंड सी ऑप्शन है केवल अमावस्या के दिन, एंड डी ऑप्शन है ओनली ऑन दी फुल मून डे, केवल पूर्णिमा के दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, ठीक है, एक सीध रेखा में होते हैं, तो क्या होते हैं? स्प्रिंग टाइड आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, वेयर डज द वर्ल्ड हाईएस्ट टाइड अकर। देखिए टाइड से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और थोड़ा सा शॉर्ट भी देखने को मिलेंगे। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ए ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल, बी ऑप्शन है कुक इनलेट अलास्का में, या फिर सी ऑप्शन है बे ऑफ फंडी कनाडा में, या डी ऑप्शन है इंग्लिश चैनल। इसका जो राइट आंसर होने वाला है बे ऑफ फंडी। ओके, इसका राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूरे विश्व की सबसे हाईएस्ट टाइडल रेंज बे ऑफ फंडी जो कनाडा, ठीक है, ये फेमस है। यहाँ जो बे ऑफ फंडी, इसका जो एक्चुअली इसका जो शेप है फिनल शेप, इसकी आकृति, आकार और इसकी जो प्राकृतिक कॉन्फ़िगरेशन टाइडल रेंज को क्या कर देती है? बहुत अधिक बढ़ा देती है एक तरीके से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए किस वर्ष, इसका आंसर भी इसी में है, इसलिए मैं प्रश्न को थोड़ा सा छोटा दिखा रही हूँ, ठीक है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1972। देखिए भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था वाइल्ड लाइफ और उनके जो हैबिटेट हैं उनको लीगली प्रोटेक्शन देना। ओके, तो इसका राइट आंसर है सी। देखिए इसका भी आंसर ना दिया हो। क्वेश्चन नंबर 44,
हु कॉइन द टर्म इकोलॉजी? देखिए, हु कॉइन द टर्म इकोलॉजी, ये कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए, इस सीरीज में कुछ सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी, जो भी आपको ज्योग्राफी के जितने एस्पेक्ट हैं उससे रिलेटेड ये सीरीज चलती रहेगी। और एक सीरीज में ऐसी शुरुआत करूंगी जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी के अलग से क्वेश्चंस होंगे, ओशनोग्राफी के अलग से क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो इससे आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 44, हु कॉइन द टर्म इकोलॉजी? इसका जो राइट आंसर है आंस हैकल, ओके, बी इसका राइट आंसर है। देखिए, इस सीरीज का जो अब लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 45, काफी लंबा प्रश्न है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं और ये यूजीसी नेट का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू, ओके। तो अगर आप यहाँ पर इस क्लास में सही इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और प्रैक्टिस की अभी ज़रूरत है, ओके। तो हर दिन आप प्रश्नों को लगाते रहिए ताकि आपकी एक एग्ज़ाम तक, जो दिसंबर का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाए, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता? ठीक है, देखिए, कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, क्या दक्षिणी बिंदु है? ठीक है। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, भारत का जो मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट, ओके, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, क्या ऐसा है? और बात कर रहा है मेल नहीं खाता, कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर डी है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत का मानक मध्याह्न रेखा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए, आज की जो क्लास है वो हमने पूरी कर ली है, पार्ट थर्ड। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड वो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं पार्ट 4 में।